हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 7 अप्रैल 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 8 अप्रैल 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। दो लोग हैं x और y, 40% का फ्रैक्शन 2/5, यानी y का आय अगर 5 यूनिट है तो x का कितना होगा, 2 कम, यानी कि 3 यूनिट होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि y का आय x से कितना अधिक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है, 3 से 5 2 अधिक है, किस पर, 3 पर। तो 2/3 कितना होता है, 66.66%। इसको आप 66.67% बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट हम आपको कई बार बताए हैं। दशमलव के बाद जिधर अंक कम रहेगा उधर एक पर उतना जीरो देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक के पहले है। उसी तरह से यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 4 अंक है, यानी कि एक अंक का ऊपर जो है कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक पर एक जीरो देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, अगर क्यूब रहेगा तो आप क्यूब करिएगा। तो 10 का स्क्वायर 100, इसका जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये तार का टुकड़ा है, इसको एक वृत्त बनाया गया, फिर इसी वृत्त के को काट करके इसी तार से एक वर्ग बनाया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों का परिमाप बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग भी ये वृत्त और वर्ग का परिमाप को बराबर कर देंगे। तो पहले वृत्त का परिमाप होगा कितना, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि कितना होता है, 44 होता है, और उसका एरिया कितना होता है, 154 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग वृत्त का त्रिज्या जो है 7 का 70, यानी कि 10 गुना है, तो परिधि भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 44 का 10 गुना 440। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और इसको वृत्त का परिमाप जो कि अभी हो गया, इसका 44 का 10 गुना 440, इसके बराबर कर देंगे। 4 से कटाएंगे 110 बार में ये कट जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 110। यही वर्ग की भुजा ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के योग और अंतर क्रमशः यहाँ 682 और 638 दिया है। यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दिया है, तो हम लोग लिखते हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ, यानी दोनों का योगफल कितना है, 682, और दोनों का अंतर यानी एलसीएम माइनस एचसीएफ है हमारे पास 638। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। देखिए एल का वैल्यू निकालने के लिए अब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ने के बाद आपको कितना मिलेगा, 6 6 12, और इधर 120, यानी कि 1320, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कटाने के बाद आएगा कितना, 660। ठीक है, और एचसीएफ का वैल्यू निकालना है तो आप दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अंतर कितना आएगा, 12 में से 8 घटा 4, और यहाँ पर 4, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22, यानी एचसीएफ हमारा कितना है, 22 है। तो आंसर जो भी होगा इसके मल्टीपल में होगा, क्योंकि संख्याएं एचसीएफ का मल्टीपल होता है हमेशा। तो पहला ऑप्शन देखिए, तो 22 एक का 22, ये 22 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी 22 का मल्टीपल नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। बचा हमारे पास दो ऑप्शन, ये 22 का मल्टीपल है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो अब देखेंगे एलसीएम। एलसीएम यहाँ देखिए जीरो आया हुआ, अगर एलसीएम में जीरो है तो दोनों नंबर में कहीं ना कहीं वो जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा, दो लोग हैं तो आप 10 गुना 4, नीचे 10 प्लस 4 14 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ऊपर दोनों को गुना करके देंगे, नीचे दोनों को जोड़ के, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, तो 10 दूना 20, नीचे 7, 20/7 दिन इसको लगेंगे। आगे बढ़ते, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या है कौन सी, 7, उसके बाद 11, फिर 13, उसके बाद 17, और उसके बाद नहीं है। ठीक है, 18 से पहले ही देखना। तो सबको जोड़िए, कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 30 10 40 41 7 48, सबका योगफल हो रहा है 48। 48 का 1/3 का है, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करिएगा तो क्या नहीं मिलेगा आपको, 16। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 जो है इसका आंसर होगा, इसी का वर्ग है ये। आगे बढ़ते,
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 5/4 के बराबर है तो इस समयवार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। यहाँ क्या करें, क्रय मूल्य का 5/4 है तो क्रय मूल्य अगर 4 यूनिट है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो 4 का सामान 5 में बिक रहा है तो 1 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 4 के ऊपर। तो 1/4 कितना होता है, 25%। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सबसे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, देखिए इसका बेसिक तो यह है कि इसका एलसीएम निकालिए, उसमें ये +3 कर दीजिए। बाकी हम लोग हमेशा ऑप्शन से करते हैं। देखिए 10 है यहाँ पर, तो ये जो 3 शेष बच रहा है तो ऑप्शन में 3 घटाने के बाद वो इन सब का मल्टीपल होना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन में हम लोग 3 घटा दें तो इकाई अंक आपको 2 मिलेगा, जो कि ये 10 से नहीं कटेगा। 10 से कटने के लिए इकाई अंक क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसमें देखिए 3 घटाइएगा, इकाई अंक 0 नहीं मिलेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। उसके बाद इसमें 3 घटाइएगा तो 0 मिलेगा, ये आंसर हो सकता है। इसमें अगर 3 घटाइएगा तो 4 मिलेगा, ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग कन्फर्म हो चुके हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते, सोने की एक अंगूठी 30% की हानि पर इतना रुपये में बेची जाती है तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए 30% की हानि पर बेच रहा है तो वस्तु बिक कितना मेरा 70% में, तो ये 17,500 जो है ये 70% का वैल्यू है। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 0 0 कटेगा ही, 7 से ये कट जाएगा, 25 0 यानी 250 बार में 250 गुना 100 करेंगे तो 25,000 जो है इस सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। लिख लेते हैं। सबसे छोटी नंबर 22 है, 22 के बाद क्या है 34 है। ठीक है, 34 39 45 39 45, उसके बाद आएगा आपको 54 2 बार। ठीक है, 54 54, फिर आएगा 56 68 56 68, फिर 78 84 है। इनमें कितने टर्म हैं, 3 3 6 4 10। तो यहाँ पर 10 है, यानी कि n जो है हमारा क्या है, सम है। तो n सम रहता है तो माध्यिका क्या होता है, बीच वाला 2 पद का एवरेज माध्यिका होता है। तो 10 पद है तो उसमें 4 शुरू वाला 4 लास्ट वाला छांट दीजिए तो बीच में ये दोनों बचेगा। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 54 54 का एवरेज 54 ही होगा। तो यही इस सवाल का माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ता हूँ, एक्स किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, वाई एक्स की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, वाई को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स है वाई है, 40% मतलब 2/5। अगर एक्स 5 यूनिट काम करता है तो ये 7 यूनिट काम करता है। ठीक है, 5 से 2 अधिक, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अब देखिए एक्स को लगता है 14 दिन, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा, 5 एफिशिएंसी इसका एक्स का, और इसको लगता है 14 दिन, ये हो गया। अब इसी कार्य को कौन करेगा, वाई करेगा, यानी कि 7 यूनिट के हिसाब से 7 से कटाएंगे 2 बार में, 5 दूना 10 दिन जो है इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि x एक धनात्मक सम संख्या है तो ये निम्न में से किससे हमेशा विभाज्य होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, x की पावर 65 माइनस एक्स, अगर x इसमें कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको x की पावर 64 माइनस का 1। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि x की पावर m है माइनस y की पावर m है। m यहाँ पर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये हमेशा, ये जो मैटर है पूरा, ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे, x माइनस वाई से और x प्लस वाई से, दोनों से। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर है, x तो x हो गया, y हमारा 1 हो गया, और m ये जो पावर है ये क्या हो गया 64। एक पर कुछ पावर नहीं है तो कुछ भी मान सकते हैं, 64 मान लीजिए यहाँ। अब देखिए यहाँ यह कह रहा है कि निम्न से हमेशा विभाज्य, तो हमेशा जब है तो ये वो जो होगा इसका मिनिमम फैक्टर आंसर होगा इसका। तो हम लोग यहाँ पर x का, x जो है एक सबसे छोटी सम संख्या जो है यहाँ पर मानेंगे, और ये x माइनस वाई और x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो x अगर हम लोग यहाँ पर 2 ले लें तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बनेगा। उसके बाद ये जो मैटर है क्वेश्चन के अंदर वो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई से कटेगा, और x का वैल्यू 2 लिए हैं तो एक बार 2 माइनस 1 से कटेगा ये, और 2 प्लस 1 से कटेगा, यानी कुल मिला के 2, यहाँ 1 और यहाँ पर 2 प्लस 1 3, टोटल गुणनफल कितना हो रहा है 6। तो वो 6 से हमेशा डिविजिबल होगा ये पूरा नंबर। तो 6 जो ऑप्शन नंबर 4 में है यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में कितने छात्र ने भाग लिया। देखिए 90% उत्तीर्ण हुआ यानी पास हुआ, तो 10% फेल हुआ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 600 छात्र जो है फेल हुए हैं। तो ये 600 है, ये किसका वैल्यू है, आप सीधा सीधा यहाँ से देखिए 10% का वैल्यू है। तो हमें टोटल छात्र पूछ रहा है,
तो 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए कितना गुना, 60 गुना, तो इसको भी 60 गुना करेंगे तो 6000 जो है टोटल आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न इन दोनों के बीच स्थित नहीं है? तो इसको पॉइंट में बदल लीजिए, तो पॉइंट में बदलेंगे तो 0.18 × 4 = 72 नहीं जाएगा, 18×3 = 54, 16 बचा, 18 अट्ठे, ठीक है, 18 8 बार में जाएगा यानी कि 0.38। उसके बाद ये जब पॉइंट में बदलेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 6 के 30 यानी कि 0.6। अब देखेंगे पहला ऑप्शन, इसका वैल्यू 0.5 है, वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ये देखिए 0.4 आएगा इसका, वो ये भी इन दोनों के बीच में है। ये 0.12×4 = 48, ठीक है, ये भी इन दोनों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर आप निकालिएगा इसका वैल्यू तो कितना आएगा, 0.66 आएगा। देखिए 0.66 इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये स्थित नहीं है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शून्य के निकटतम है? ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका यह है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो बताइए आप। तो निकाल लेते हैं। देखिए एक में इतना घटा के इसका स्क्वायर करना, तो एक में घटाना, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर जो है 2 जीरो लगा दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद 0.09 इसमें माइनस करिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, यानी कि 0.91। इसका स्क्वायर करना है तब जाके पहला ऑप्शन पता चलेगा कितना है, तो हम लोग 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो 0.991 यानी कि आ जाएगा 81 के करीब। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसको भी वही चीज़ है पहले, लेकिन स्क्वायर करके इसको घटाना। तो 1 माइनस 0.09 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर ऐसे लिखिए 0.00, उसके बाद 9 9 81, तो 81 तो आएगा ही, उसके पहले 2 जीरो लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 अंक के पहले पॉइंट है तो स्क्वायर में 4 अंक के पहले पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर घटाइए, 9 आया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, 9, यहाँ पर 0, ठीक है, तो ये आया। उसके बाद ये देखिए ये तो है ही, वैसे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0081। तो आप देखना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। ये देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है। तो ये दोनों तो काफ़ी बड़ा हो गया इनसे, तो इन दोनों को हटा दीजिए, बचा ये छोटा और ये। अब इन दोनों में आप देखिए कि पॉइंट के 2 अंक तक जो है पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद यहाँ 9 है, यहाँ पर क्या है 8 है, तो छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये जो है सबसे छोटी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते, 3 कंटेनरों में क्रमशः ये लीटर में जो है दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः बिना कुछ भी शेष रहे माप सकता है। तो वो क्या होता है, वो इनका HCF होता है। तो 72, 90, 144 का HCF ऑप्शन से देख लीजिए, 18 ही इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका HCF है। बाकी किसी नंबर से ये सब डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते, एक आयत का क्षेत्रफल ये है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसको x में मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 9x। क्षेत्रफल इतना है तो दोनों का गुना करिए, 11×99 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 396, ठीक है। तो 99 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आया, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 4 का वर्गमूल 2। क्या पूछ रहा, परिमाप। परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, तो एक्स का वैल्यू 2 आया, तो ये हो जाएगा हमारा 22 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 + 22 कितना होता है, 40, 40 का 2 गुना, इसका परिमाप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में 80। आगे बढ़ते, 1000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए पहले ये बढ़कर नॉर्मली कितना हो जाता है, 1140। अब इसको 4% बढ़ाकर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4% यहाँ पर अमाउंट जितना होगा उतना उसमें बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, तो टोटल ब्याज इसको मिलेगा 4 × 2 8%। तो 1000 का 8% मिलेगा आपको 80। 80 इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1220। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि A का माप आधार B के माप के 2 गुना है तो कौन सी का माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पर इस तरह से, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये आधार में B है, ठीक है, तो यहाँ पर B है। तो C का माप पूछ रहा है। देखिए यहाँ A का जो माप है B के माप से 2 गुना, अगर ये थीटा है तो ये कितना है, 2 थीटा है, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है, 180 डिग्री, यहाँ जोड़ के हो रहा है 4 थीटा, तो 4 थीटा बराबर 180 डिग्री कर देंगे, 4 से कटाएंगे इसको 45 बार में। क्या पूछ रहा, कौन सी कितना था, थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। यही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते,
किसी संख्या का 44% इतना के बराबर है, उस संख्या के 63% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 44% का वैल्यू ये है। 1% का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 798.6 को 44% से डिवाइड करना होगा। हमें निकालना है 63% का, तो 63% से यहाँ पर गुना करना होगा। ये वैल्यू जो है आंसर होगा। कटाएंगे, देखिए 44 में 11 है तो 11 से कटना चाहिए 4 बार में। 11 से 7 2 6, यानी कि इतना बार में ये कट चुका है। और नीचे 4 है तो 4 से ये पूरी तरह से कट जाएगा, चाहे वो दशमलव में कटे, लेकिन कट जाएगा। अब बचा 63, तो 63 में क्या है, 7 और 9, यानी 7 9 63 होता है। तो 9 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। 8 8 1 9 4 3 7 1 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 4 3 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल है। 6 4 10 3 13 4 17 2 19, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। और ये 4 4 8 1 9 7 3 10 1 11, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता। यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसे यात्रा में 40 मिनट अधिक समय लगता। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, क्या होता है, S1 यानी पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड, नीचे दोनों स्पीड का डिफरेंस गुना डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम का अंतर। तो ये फॉर्मूला पे आप इसको निकालिए। तो डिस्टेंस दोनों कंडीशन में हम लोग बराबर कर देंगे। मान लीजिए कि इसका जो इनिशियल स्पीड था वो क्या था, x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो x था। अब ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, नीचे दोनों का डिफरेंस डिफरेंस यही होगा, 8 का अंतर है, गुना डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी 20 मिनट इसको कम लग रहा है, यही डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया। 20 मिनट मतलब 1/3 घंटे, तो इसको 1/3 से गुना करिए बराबर। अब दूसरा कंडीशन को भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ 4 कम होता है, यानी कि x अगर पहला है तो x माइनस 4 हो जाएगा, और नीचे डिफरेंस यही 4 हो जाएगा, गुना टाइम का डिफरेंस यहाँ 40 मिनट है, जिसको आप 2/3 घंटा बोल सकते हैं, तो इसको 2/3 से गुना करेंगे। ये हो गया डिस्टेंस हमारा दोनों कंडीशन का, और ये इक्वल है। अब यहाँ कटा के x का वैल्यू निकालना है, तो पहले 3 काट देते हैं। ठीक है, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये 8 कट जाएगा 2 बार में, 4 बार में। ठीक है, उसके बाद ये x और x कट जाएगा, अब नहीं कुछ कटने वाला है। यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x माइनस 16, तो 4 में से एक x घट जाएगा, बचेगा 3x, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 16 8 24। ठीक है, तो 3 से कटाएंगे 24 को 8 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। डिस्टेंस निकालना है, दोनों में से किन्हीं में रख दीजिए, x का वैल्यू आंसर आ जाएगा। अगर इसमें रख दें तो यहाँ पर क्या बनेगा, x यानी कि 8 गुना x प्लस 8, 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 8 है, गुना 1/3 है, 8 से 8 कट जाएगा, 16/3 जो है इसका आंसर आएगा। यही हमारा जो है डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्रमागत कोण यानी संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये जो है समांतर चतुर्भुज, जिसमें ये भुजा समांतर है और ये दोनों समांतर है, तो ये कोण का योग 180 होगा, चाहे ये और ये का 180 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, राम ने 20 रुपया में 5 केले खरीदे और उन्हें 15 में 3 के भाव पर बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ। देखिए 5 केला 20 रुपया में, तो 1 केला का दाम कितना होगा, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 रुपया। और ये जो बेचने वक्त है 15 में 3 के भाव से बेच रहा है, तो 1 केला का दाम कितना होगा, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी 4 का सामान 5 बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट है 4 के ऊपर, 1/4 25% इस सवाल का आंसर होगा। सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते, इसमें माध्य निकालना। ठीक है, तो देखिए x सब में आया है, तो x तो माध्य में आएगा ही। उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर इसका जोड़ के, 77 7 84 84 5 89 89 3 92 92 माइनस 2 90, तो प्लस का 90 आ रहा है, तो प्लस यहाँ पर 90 कर देंगे। और टोटल कितने पद हैं, एक यहाँ हो गया, 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, तो x प्लस 18 जो है इसका माध्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर 3 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 4 डिग्री, 5 6 इसी तरह से कहाँ तक है 87 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कॉस 87 प्लस 3 कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि आप कॉस स्क्वायर 3 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 87 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 87 प्लस कॉस स्क्वायर 87 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये इससे पहले क्या होगा, कॉस स्क्वायर 86,
वो इस 4 से जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, सबका भी 1 होगा। लेकिन बीच में आपको कॉस स्क्वायर 45 डिग्री मिलेगा, जिसका पेयर नहीं यहाँ पर बन रहा है, यानी कि इसका कोई ऐसा नहीं है दूसरा जिसके कारण इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री हो पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 87 तक ही लेना है। अब देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें टोटल कितने पद होंगे cos 3 से cos 87 तक। तो आप निकालने के लिए 87 माइनस 3 प्लस का 1 कर दीजिए। ठीक है, यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस का 1। तो 87 माइनस 3 84, 84 1 85, टोटल कितने पद हो गए 85। 85 में एक पद यहाँ आ गया, बचा कितना, एक अगर आप घटा देंगे तो बचेगा आपको 84 पद। तो 84 पद में दो दो का पेयर में 1 बन रहा है, तो कुल मिला के इसका योगफल कितना बनेगा, 42 बनेगा। ठीक है, यानी इसका आधा, तो 42 और प्लस का कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो √2 का यहाँ पर स्क्वायर लगेगा तो 1/2 हो जाएगा। कुल मिला के 42 दूना 84, 85/2 जो है इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, एक आयत का परिमाप इतना मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई अगर 1 यूनिट है तो लंबाई कितना है 2 यूनिट है, यहाँ पर कह रहा है। परिमाप को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 60 मिलता है, जो कि होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ के कितना हो रहा है 3 यूनिट, जबकि सवाल में दोनों का योगफल है 60, तो कितना गुना है 20 गुना। तो चौड़ाई हो जाएगा 20 और लंबाई हो जाएगा 20 दूना 40। क्षेत्रफल निकालना है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और उस पर 2 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया होने का। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का अनुपात ये है, इसका एलसीएम 96, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या इस अनुपात में होना चाहिए, देखिए कहीं पर नहीं बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है 3:2 में, 16 से कटाएंगे आपको 16 दूना 16 या 48, 16 दूना 32 मिलेगा, 3:2। ठीक है, बाकी कहीं नहीं, इस तरह से निकाल सकते, नहीं तो यहाँ रेशियो में अगर एलसीएम लेंगे तो 6 यूनिट मिलेगा आपको, एलसीएम है 96, तो ये 16 गुना है, तो सभी संख्या को 16 गुना कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई पी है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई पी है तो चौड़ाई कितना होगा, इसका 1/3 यानी कि p/3। क्षेत्रफल निकालना है तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो p गुना p स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 3, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, इसको कह रहा है मिनट, घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो ये समय हमेशा आपको बताते रहे हैं, सिंपल सा 9 घंटा तो है ही, उसके बाद 0.11 घंटा को 60 से जब गुना करेंगे तो आपको मिनट में मिलेगा कितना, ये मिलेगा 6.6 मिनट। ठीक है, तो ये 6.6 मिनट हो गया, तो 6 मिनट तो हो गया, उसके बाद 0.6 मिनट में बच गया, इसको आप फिर से 60 से गुना करेंगे तो ये 6 के 36 सेकेंड में आ जाएगा। तो कुल मिला के 9 घंटा 6 मिनट और 36 सेकेंड इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें कंपनी वाई के लिए वर्ष 2015 से 2017 के दौरान इंजनों के उत्पादन में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। तो कंपनी वाई का ये वाला है प्लेन वाला, और ये डॉट डॉट वाला एक्स का है। 15 से 17 देखना है वाई का, तो वाई देखना है 15, यहाँ पर देखिए कितना है 10 है, 17 में वाई कितना है 15 है, तो 10 से 15 हुआ है, 1.5 गुना है, तो 50% का वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4 सिंपल सा है, आप घटा के भी निकाल सकते हैं। वर्ष 2016 से 18 के दौरान मोबाइल एक्सेसरीज में के उत्पादन में हुई प्रतिशत गिरावट ज्ञात कीजिए। तो 16 से 18, 16 में देखिए कितना 120, 18 में 90, तो 120 से 90 हो गया, तो 30 का गिरावट हुआ 120 के ऊपर, 30 एक का 30 चौके 1/4 कितना होता है 25%, इतना ही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, 2017 में राज्य बी में हुए लाल मसूर के उत्पादन और 2018 में राज्य डी में हुए लाल मसूर के उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 17 में बी देखना, तो 17 का ये है, बी है 210, 210 रेशियो निकालना 18 में डी के साथ, तो 18 में डी यहाँ पर है 240। ठीक है, 0 0 काट दिए, 3 से 7 बार में, 3 से 8 बार में, तो 7:8 जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।